हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रिज्यूम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के रीजनिंग के प्रश्न बने हैं दोस्तों, सारे प्रश्नों को जो है एक एक करके हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है लाए हैं जो प्रश्न आप देख सकते हैं कि जो है आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट देख सकते हैं जो है 17/9/2018 का शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसमें कैसे रीजनिंग पूछे गए थे। क्योंकि दोस्तों आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रीवियस ईयर्स का जो है रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ के प्रश्न को देखकर जाना होता है। तो चलिए दोस्तों, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही इसमें लिए गए हैं। वीडियो अगर पसंद आता है एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा दोस्तों कि आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा जो है आवश्यक है या पर्याप्त है, उनकी पहचान करें। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या है? उनमें से प्रत्येक बराबर भार का है। दोस्तों यहाँ जो है दो कथन दिए गए हैं और एक प्रश्न दिए गए हैं। ये सिर्फ प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ये प्रश्न जो पूछा गया है, क्या इस प्रश्न के लिए दोनों जो कथन दिया गया है दोनों सटीक आ रहे हैं, सटीक बैठ रहे हैं। अगर है तो दोस्तों ऐसा आपको ढूंढने कहा जा रहा है। तो देख सकते हैं यहां से आपको थोड़ा सा समझना कि पहला कथन क्या कह रहा है। पहले 20 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 केजी है। मतलब साफ है दोस्तों कि जो है 20 डिब्बे दिए गए हैं सब्जियों के। आप थोड़ा ध्यान समझेंगे, इसमें से जो है पहला कथन में सिर्फ 10 डिब्बे की बातें की जा रही है और बाद में दोस्तों ये जो 10 डिब्बे हैं ये दूसरे कथन में इसके बारे में चर्चा हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या कर रहा है दोस्तों कि पहले 10 डिब्बे में यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 केजी है। अगर दोस्तों हम प्रत्येक डिब्बे का भार को x मान लें तो इसी का करा कि जो है यहाँ से जब दूसरी लाइन पढ़ेंगे प्रत्येक डिब्बे के 1/3 यानी प्रत्येक डिब्बा को हमने x मान लिया, उसका भार को 1/3 का जो भार है वो 10 केजी है। तो यहाँ से दोस्तों प्रत्येक डिब्बे का वजन निकालेंगे तो 30 केजी निकल कर आएगा। तो यहाँ से 30 केजी निकल कर आया एक डिब्बे का। तो पहला जो कथन में बात हुआ है तो 10 डिब्बे की बात की जा रही है। तो 10 डिब्बे का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको 30 से गुना करेंगे तो 300 केजी। ये तो हो गया पहले मतलब कथन की बात। अब दूसरे कथन को जब देखते हैं दोस्तों कि जो है 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 केजी अधिक है। पहले 10 डिब्बे की बात हो चुकी है। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो है प्रत्येक डिब्बे का भार हमने x माना था, तो 6 डिब्बे का जो है 6x हो जाएगा। इसमें से -4x करेंगे क्योंकि 4 डिब्बे का वजन हो रहा है 40 केजी अधिक जो हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको लेना है। यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x का मान जो है 40 के बराबर होगा, जो कि x का मान यहाँ से 20 निकल कर आएगा। फिर यहाँ से दोस्तों जो है 10 डिब्बे का वजन यानी एक डिब्बे का जो है यहाँ से वजन निकल रहा है 20 केजी। तो फिर जो है 10 डिब्बे का कितना निकल जाएगा, तो 20 गुना जब 10 करेंगे तो यहाँ से 200 केजी निकल कर आएगा। मतलब साफ है दोस्तों, यहाँ 10 होगा। मतलब साफ है कि दोनों कथन जो है पहले यानी जो प्रश्न है दोस्तों इसके लिए जो है पर्याप्त है। तो इसका आप यहाँ से देखेंगे क्या होगा आंसर, यानी कथन 1 जो है अकेला पर्याप्त है, नहीं। कथन 2 अकेला पर्याप्त है, नहीं। इसमें जो है दोस्तों इसका डी आंसर सही होगा कि कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। मतलब ये होता है दोस्तों कि ये प्रश्न जो है इस प्रश्न के लिए दोनों कथन जो है सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसे देखते हैं कि आखिर क्या है। यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न है, दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। मतलब दोस्तों इसका जो है यहाँ ये बना दिया है, तो आपको बताना है कि इसका जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जो कि 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ से अब इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। इसे समझ सकते हैं, यहाँ जो बीच में जो 2 गोला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गोला है अगला जो स्टेप आकृति बनाइए, दोनों गोला क्या क्या जो है किनारे पर ले गया है, इस स्ट्रेट लाइन के किनारे पर। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम यहाँ से देखें कि एक लाइन अगर स्ट्रेट खींच करके ये 2 बीच में जो आप देख रहे हैं जो चौखुट इस प्रकार से आकृति है, इसको अगर हम साइड में ले जाएं इस प्रकार के, तो ये इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा डिजाइन बनेगा, जो कि इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि जो है बी हो जाएगा करेक्ट।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है, दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। दोस्तों एक होता है वाटर प्रतिबिंब, जिसे आप जो है जल प्रतिबिंब कह सकते हैं, और एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है, उसे आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, यहाँ एक आकृति दी जाती है, उसके बाद जो है 4 ऑप्शन होते हैं कि इसमें से कौन होगा इसका आंसर। तो यहाँ से दोस्तों इसे जो है हम आपको बता दें कि इसका आंसर ढूंढने के लिए जो है आप आकृति भी देख सकते हैं, जो है इसको सटीक और जल्दी में वे में बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो भी फिगर दिए हुए हैं उसी का जो है नज़दीक इस दर्पण के किनारे आपको बनाना पड़ता है। यानी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्रॉस क्रॉस लाइन है, तो दर्पण के सामने जो है किसमें क्रॉस क्रॉस लाइन है, मतलब दर्पण के सामने। तो दोस्तों वही आकृति इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दर्पण के सामने आप देख सकते हैं यहाँ जो है कुछ इस प्रकार का जो है क्रॉस क्रॉस लाइन होगा दर्पण के सामने। फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ से एक लाइन जाएगा और ये जो है वाइट कलर के होंगे। फिर यहाँ से दोस्तों इस प्रकार का एक आकृति होगा जो कि यहाँ बीच में ये कलर हुआ रहेगा। इस प्रकार की आकृति आपको जो समझ में आता दोस्तों इसमें वही इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हो मतलब दर्पण के सामने ये क्रॉस वाला जो है मिलना चाहिए। तो दोस्तों क्रॉस वाला क्या ये दर्पण के सामने है, तो ये नहीं है, ये है लेकिन ये भी नहीं है। तो ये दोनों में दोस्तों अब कौन इसका आंसर होगा। तो नीचे भी जो आप ये चौखुट आप देख रहे हैं इसमें भी जो है क्रॉस क्रॉस होना चाहिए, वो भी दर्पण के नज़दीक। तो क्या इसमें जो है दोस्तों दर्पण के नज़दीक देख सकते हैं यहाँ वाइट है, तो ये भी फिगर नहीं होगा। मतलब जो है साफ है कि इसका फिगर यही सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसे भी आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे कि हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है, और इसे ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत होता है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और उन्हीं का ये प्रश्न है, तो आप बेहतर ढंग से समझें। देख सकते हैं क्या है, नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। कथन है दोस्तों, आप देख सकते हैं कथन दिया गया है, क्या दिया गया है, छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। कथन स्पष्ट है दोस्तों कि छात्र 1 ने जो है स्पष्ट कह रहा है छात्र 2 से कि आपका नोट्स मुझे चाहिए पढ़ने के लिए। अब देखिए दोस्तों कथन क्या, अवधारणा क्या कह रहा है, कह रहा है कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। दोस्तों ये अवधारणा एकदम सटीक लग रहा है, क्योंकि छात्र 1 ने जो है छात्र 2 से मांग रहा है नोट्स। इसका मतलब जो छात्र 2 है उसके पास पहले से नोट्स अवेलेबल है, छात्र 1 ने उसका नोट्स देखा होगा तभी तो वो मांग रहे हैं। तो दोस्तों इसका एक जो अवधारणा है वो मतलब स्पष्ट है, सही है। दूसरा देखते हैं, छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। ऐसा कोई बात नहीं कहा गया दोस्तों कि जो उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, ऐसा नहीं है। इसमें जो है दोस्तों केवल एक जो है, हम आपको बता दें कि जो है केवल एक जो अवधारणा है यही अंतर्निहित है, मतलब इसका डी हो जाएगा आंसर, केवल एक, इसका 2 नहीं होगा। छात्र उसकी जो है समझ को सत्यापित नहीं करना चाह रहा, ऐसा कोई जिक्र नहीं है कथन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर अच्छा लगे वीडियो दोस्तों तो एक लाइक आप जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें। कथन देखिए दोस्तों क्या दिया है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। मतलब स्पष्ट है दोस्तों कि यहाँ जो है ये गाय जो है ये कोई बिल्ली से जो है ताल्लुक नहीं रखता, ये दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये हम गाय और यहाँ बिल्ली लिख देते हैं, गाय और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है, ऐसा जो है फर्स्ट कथन कह रहा है। फिर दूसरा पढ़ते हैं, सभी बिल्लियों की मूंछें हैं। जितना भी बिल्ली है दोस्तों, इसे आप समझें कि जितना भी यहाँ बिल्ली है इस सभी की मूंछें हैं, मतलब मूंछ जो है वो बिल्ली के अंतर्गत आएगी। अब दोस्तों 2 जो कथन थे वो तो पूरे हुए। चलिए देखते हैं निष्कर्ष इसमें क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष है कुछ गायें बिल्लियां हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो यहाँ गाय और यहाँ बिल्ली में कोई ताल्लुक नहीं है, और निष्कर्ष एक कहता है कि कुछ गायें बिल्लियां, मतलब ये एकदम इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता है। यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों दूसरा जो निष्कर्ष आप देखेंगे, कुछ गायों की मूंछें हैं, मतलब बिल्लियां तो है दोस्तों, बिल्लियों की मूंछ है, लेकिन गाय है और बिल्ली में जब कोई डिफरेंस मतलब कोई संबंध ही नहीं है तो फिर मूंछें कहाँ से संबंध आने लगेंगी। तो कुछ गाय की मूंछें, ये भी जो है गलत होगी।
मतलब इसका जो आंसर है दोस्तों, ना ही एक और ना ही दो जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी जो है छात्र ज़्यादातर जो है फंस जाते हैं। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि जो है यहाँ क्या होगा, इस चीज़ में जो है आकृति में आपको ढूंढने कह रहा है, जिसका 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है। तो इसमें दोस्तों एंटी मतलब क्लॉकवाइज जो है ये फिगर राउंड कर रहे हैं। कैसे, यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा इसको अलग अलग कर देते हैं तो आप इसे जो है बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों ये, ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो दोस्तों कि ये जो फिगर है वो एक स्टेप बढ़ के अगला फिगर में यहाँ पहुँच रहा है, फिर यही फिगर जब अगला स्टेप में जब यहाँ पहुँच रहा है दोस्तों, तो उसी प्रकार इसमें जो है क्या होगा ये कहा जा रहा है। मतलब ये फिगर जो है अगले स्टेप में यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया इसमें, अब फिर नीचे जा रहा है, यहाँ नीचे आ गया। अभी जो अगला स्टेप होगा दोस्तों यानी आगे जो होगा यही फिगर अब कहाँ जाएगा, इसमें हो जाएगा ब्लैक वाला फिगर। तो देखिए दोस्तों सभी में जो है नीचे में ब्लैक वाला फिगर सभी में आया है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है दोस्तों ये चीज़ जो है ये अगला फिगर में जब जाएगा तो ये फिगर में ऊपर में यहाँ इस तरह बन जाएगा और यहाँ जो है ओम जो है ये उल्टा इस तरह बन जाएगा। मतलब जो भी फिगर होंगे उस फिगर में शुरुआत में यहाँ जो है इस तरह का डिजाइन होगा। तो शुरुआत में क्या इसमें है, नहीं ये तो नहीं चलेगा। क्या इसमें है, नहीं, ये दोनों में है, ये दोनों में है दोस्तों। अब इसको भी अच्छी तरह से समझ लिए कि ये दोनों में अब कौन होगा। ये दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यहाँ देखेंगे, यहाँ डबल प्लस का चिन्ह है, अगली आकृति में क्या हो रहा है कि ये डबल प्लस का चिन्ह सिंगल हो जा रही है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे दोस्तों कि जो है यहाँ भी डबल प्लस का चिन्ह है, तो अगली आकृति में क्या होगा, सिंगल होगा। तो क्या ये आकृति में देखिए यहाँ डबल का है जो कि नहीं होगा, इसमें सिंगल है। तो यही होगा दोस्तों, यानी क्लॉकवाइज जो है राउंड फिगर कर रहे हैं, इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो पसंद आता है दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 व 2 के रूप में 2 अवधारणाएं दी गई है। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा दिए गए कथन में अंतर्निहित है। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं, तो आपको जरूर ध्यान से देखना है। कथन देखिए क्या कह रहा है, सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। मतलब अगर सतत विकास होना है तो उसमें जो है ऊर्जा आपूर्ति जरूरी है। पहला जो धारणा है आप देख सकते हैं, घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर देख सकते हैं जो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL का उपयोग करना चाहिए। क्या ये अवधारणाएं जो है मतलब धारणाएं सटीक है? तो दोस्तों आपको देख सकते हैं कि जो है सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। यहाँ जो कह रहा दोस्तों ऊर्जा के बारे में कोई भी बातें इसमें नहीं की गई है। अब 2 नंबर देख सकते हैं धारणाएं, अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार विशेषता जो है पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाया जाए। इसका कोई मतलब ही नहीं दोस्तों, पेड़ हम कहीं भी लगाए तो पश्चिम दिशा में लगा करके ऊर्जा उत्पादन करना ये जो है सटीक नहीं हो रहा है। तो मतलब ये दोनों जो है अवधारणाएं अंतर्निहित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, धारणा 1, यहाँ देख सकते हैं बी नंबर जो है धारणा 1 और धारणा जो 2 है ये दोनों अंतर्निहित नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आता है दोस्तों एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।